बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी टेस्ट। इस सीरीज ऑफ ऑन्कोलॉजी की क्लास 11 के अंदर कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी टेस्ट के बारे में आज अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की जो क्लास है इसके अंदर जितने टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स का इंडेक्स देखते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले अपन बात करेंगे बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी होता क्या है, इस टेस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे इसके पर्पज के बारे में, बोन मेरो एग्जामिनेशन का पर्पज क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे बोन मेरो एग्जामिनेशन के जो रिस्क फैक्टर होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे व्हाट पेशेंट कैन एक्सेप्ट, जब डॉक्टर बोन मेरो बायोप्सी कर रहा होता है, बोन मेरो एग्जामिनेशन करता है, तो उससे पेशेंट क्या क्या एक्सेप्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे बिफोर प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले किन किन प्रिपरेशन का अपने को ध्यान रखना होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोसीजर को समझेंगे कि बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बोन मेरो बायोप्सी करते कैसे हैं। और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी टेस्ट। बोन मेरो एस्पिरेशन और बायोप्सी टेस्ट के अंदर यूज होने वाली जो नीडल्स होती है इनके बारे में अपन स्ट्रक्चरली और उनके पर्पज और उनके यूजेज इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आफ्टर टेस्ट, प्रोसीजर होने के बाद किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, किस तरह की प्रिपरेशन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जो साइट केयर, जिस साइट से अपन ने बोन मेरो एग्जामिनेशन किया है उस साइट की केयर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि उस साइट की क्या केयर करनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करेंगे, लास्ट अपना जो टॉपिक होगा इस आज की क्लास का वो होगा रिजल्ट ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बोन मेरो बायोप्सी। जब बोन मेरो एस्पिरेशन और बोन मेरो बायोप्सी करते हैं तो उनकी रिजल्ट्स के बारे में अपने को किन तरह की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो बोन मेरो बायोप्सी और एस्पिरेशन टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। बोन मेरो बायोप्सी एंड बोन मेरो एस्पिरेशन आर प्रोसीजर टू कलेक्ट एंड एग्जामाइन बोन मेरो। बोन मेरो एस्पिरेशन और बायोप्सी टेस्ट इन दोनों को कमांड के अंदर बोन मेरो एग्जामिनेशन बोलते हैं। यानी बोन मेरो एग्जामिनेशन के अंदर दो प्रोसीजर होते हैं, दोनों अलग अलग तरह के प्रोसीजर है। बोन मेरो बायोप्सी डिफरेंट है और बोन मेरो एस्पिरेशन एक अलग प्रोसीजर है, बट इन दोनों प्रोसीजर को एक साथ किया जाता है। जो बोन मेरो बायोप्सी और बोन मेरो एस्पिरेशन है यानी बोन मेरो एग्जामिनेशन है, इस प्रोसीजर के द्वारा अपन बोन मेरो का सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं बोन मेरो बायोप्सी और एस्पिरेशन कैन शो वेदर योर बोन मेरो इज हेल्दी एंड मेकिंग नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड सेल्स। इससे अपने को किस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है कि जो बोन मेरो बायोप्सी और एस्पिरेशन जब आप यहाँ से करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि अपना जो बोन मेरो है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। और इसके साथ ही साथ अपने को इंफॉर्मेशन देता है कि वहां से जो प्रोड्यूस होने वाली ब्लड सेल्स है, जो बोन मेरो है वो वहां से ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करवाता है। तो जो वहां से जो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रही है वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर हो रही है या नहीं। हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी एक कैंसर का साइन है या किसी मेलिग्नेंसी को इंडिकेट करता है। और हो सकता है जो ब्लड सेल्स का जो अमाउंट है वो कम है तो वो भी किसी प्रकार की डिजीज कंडीशन को शो करता है। फिर अपन बात करते हैं यूज दिस प्रोसीजर टू डायग्नोस एंड मॉनिटर ब्लड एंड बोन मेरो डिजीज। जो ये प्रोसीजर है इससे एक तो अपने को कैंसर का डायग्नोसिस मिलता है और इसके साथ ही साथ जो वहां से प्रोड्यूस होने वाली ब्लड सेल्स होती है उनको मॉनिटर करते हैं और जो बोन मेरो की जो डिजीज कंडीशन है उसको भी अपन वहां पे डायग्नोस करते हैं। इसके साथ ही साथ अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि बोन मेरो बायोप्सी एंड एस्पिरेशन जो टेस्ट होता है, जो बोन मेरो एग्जामिनेशन होता है, ये कैंसर को डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। फिर अपन बात करेंगे बोन मेरो इज फ्लूइड पोर्शन एंड मोर सॉलिड पोर्शन। जो बोन मेरो है उसके अंदर कुछ पोर्शन होता है वो फ्लूइड पोर्शन होता है और कुछ पोर्शन होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है। बट इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसके कंपैरिजन में सॉलिड पोर्शन ज्यादा होता है, यानी उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। बट इसके अंदर जो बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाता है वो फ्लूइड पोर्शन से किया जाता है, जो बोन मेरो के मिडल कैविटी के अंदर, यानी बोन मेरो कैविटी जिसको बोलते हैं अपन, उस मिडल पोर्शन के अंदर फ्लूइड होता है और उसको फ्लूइड पोर्शन बोलते हैं, वहां से बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाता है। और जो सॉलिड पोर्शन होता है वो फ्लूइड कैविटी के नियर अबाउट का जो आउटर साइड का एरिया है उसको अपन सॉलिड पोर्शन बोलते हैं, वहां से बायोप्सी कलेक्ट की जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं बोन मेरो बायोप्सी होती है उसके अंदर एक नीडल को विड्रॉ किया जाता है, नीडल वहां से इंसर्ट की जाती है। यानी जो बोन मेरो बायोप्सी के अंदर क्या करते हैं, बोन मेरो के अंदर एक नीडल को इंसर्ट करते हैं और वहां से सैंपल को विड्रॉ कर लेते हैं। कहां से? सॉलिड पोर्शन से।
जो सॉलिड पोर्शन होता है वहां से निडल से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसको बोन मेरो बायोप्सी बोलते हैं, और जो फ्लूइड पोर्शन होता है वहां पे निडल इंसर्ट करके सैंपल का कलेक्ट करना, वहां से बोन मेरो एस्पिरेशन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन आगे बात करते हैं। बोन मेरो बायोप्सी और बोन मेरो एस्पिरेशन दोनों अलग तरह के प्रोसीजर है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर है, बट इनको सेम टाइम में किया जाता है। इन दोनों प्रोसीजर को एक साथ किया जाता है। टुगेदर दैट प्रोसीजर में बी कलेक्ट ए बोन मेरो एग्जाम। इन दोनों प्रोसीजर को अपन एक साथ करके बोन मेरो का एग्जामिनेशन किया जाता है। यानी इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि बोन मेरो बायोप्सी और बोन मेरो एस्पिरेशन दोनों को अपन एक साथ करते हैं तो उनको अपन बोन मेरो एग्जामिनेशन बोलते हैं। यानी बोन मेरो एग्जामिनेशन के अंदर दो प्रोसीजर होते हैं, बोन मेरो बायोप्सी एंड बोन मेरो एस्पिरेशन। बोन मेरो बायोप्सी होता है वो सॉलिड पोर्शन से सैंपल कलेक्ट करते हैं, और बोन मेरो एस्पिरेशन होता है वो फ्लूइड पोर्शन से सैंपल का कलेक्ट किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन बात करेंगे पर्पज ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट और एस्पिरेशन के जो पर्पज है एक्चुअल, उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बोन मेरो बायोप्सी एंड बोन मेरो एस्पिरेशन ऑफर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन ऑफ बोन मेरो एंड ब्लड सेल्स। जो बोन मेरो बायोप्सी और बोन मेरो एस्पिरेशन है, जो डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर है, दो अलग अलग तरह के प्रोसीजर है, बट इनको अपन कमांड के अंदर बोन मेरो एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो इन दोनों प्रोसीजर से अपने को जो बोन मेरो की जो एक्चुअल कंडीशन है और वहां से प्रोड्यूस जो ब्लड सेल्स है उनके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर अपन बात करते हैं, डॉक्टर में ऑर्डर ए बोन मेरो एग्जाम इफ ब्लड टेस्ट आर अबनॉर्मल और डोंट प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड प्रॉब्लम। डॉक्टर को लगता है कि एक पेशेंट है जिसको कैंसर डेवलप हो सकता है, उसको मेलिग्नेंसी हो सकता है, वो सस्पेक्ट कर रहा है वहां पे, तो उस कंडीशन में सस्पेक्ट कर रहा है, बट उसको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उस डिजीज के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, और जो उसके ब्लड टेस्ट है वो भी अबनॉर्मल आ रहे हैं। तो इस तरह की दोनों तरह की कंडीशंस होने पे वहां पे डॉक्टर बोन मेरो एग्जामिनेशन के लिए उसको प्रिपेयर करता है, यानी बोन मेरो एग्जाम कराने के लिए वहां पे प्रेस्क्राइब करता है उसको, क्योंकि उसको जो अदर टाइप के जो टेस्ट है, यानी उसके जो साइन सिम्टम के अकॉर्डिंग, या फिर डॉक्टर वैसे सस्पेक्ट भी कर रहा है, और उसको जो ब्लड टेस्ट है उनसे भी उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, यानी ब्लड टेस्ट भी उसके अबनॉर्मल मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो डिजीज है उसको डायग्नोज करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में वहां पे बोन मेरो एग्जामिनेशन कराया जाता है। फिर अपन बात करते हैं, जो बोन मेरो एग्जामिनेशन होता है उससे किस किस बारे में अपने को डिटेल से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो नंबर वन तो बात करेंगे डायग्नोज से डिजीज, डिजीज को एक्चुअल डायग्नोज करने के लिए, और जो बोन मेरो की जो कंडीशंस है उस कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए, और वहां से जो प्रोड्यूस सेल्स है, जो ब्लड सेल्स है, उनके बारे में पता लगाने के लिए बोन मेरो एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर नंबर टू बात करते हैं, डिटरमाइन द स्टेज ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। जो डिजीज है उसकी जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस से पता चलता है कि डिजीज किस स्टेज के अंदर है। तो जो एक्चुअल प्रोग्रेस है उसकी, उस प्रोग्रेस को भी डिटरमाइन करने के लिए अपने बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं। फिर नंबर थ्री बात करते हैं, आयरन लेवल और मेटाबॉलिज्म। जो आयरन का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर उसके बारे में, और जो आयरन का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कितना है इसके बारे में भी पता लगाने के लिए अपने को बोन मेरो एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर नंबर फोर बात करते हैं, मॉनिटर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। जो ट्रीटमेंट अपन ने डिजीज के लिए पेशेंट को दिया है उस ट्रीटमेंट को भी मॉनिटर करने के लिए वहां पे बोन मेरो एग्जामिनेशन किया जाता है। मीन्स यदि कोई पेशेंट है वहां पे बोन मेरो एग्जामिनेशन से यदि डायग्नोस हो चुका है उसका, तो डायग्नोस होने के बाद उसको अपन ने वहां पे ट्रीटमेंट दे दिया, और ट्रीटमेंट के बाद ये देखा जाता है कि जो ट्रीटमेंट है वो वहां पे इफेक्टिव हुआ है या नहीं है। तो इसलिए भी वहां पे बोन मेरो टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि वहां पे बोन मेरो एग्जामिनेशन से पता चलेगा कि जो अपन ने ट्रीटमेंट दिया है वो ट्रीटमेंट फेलियर कंडीशन में तो नहीं चला गया, वो डिफॉल्टर कंडीशन में तो नहीं चला गया। तो उसका जो एक्चुअल डायग्नोस बनता है उसके बाद का, वो भी इससे बोन मेरो एग्जामिनेशन से ही बनता है। फिर बात करते हैं नंबर फाइव, इन्वेड ए फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। अपन एक पेशेंट को देखा कि उसको कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है, और उसका जो रीजन है वहां से ओरिजिनेट कहां से हुआ है इसके बारे में अपने को पता नहीं लग पा रहा है, यानी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि इसका जो एक्चुअल कोज क्या है फीवर का। तो उस कंडीशन में भी वहां पे बोन मेरो एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि वहां पे बोन मेरो के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटी हो सकती है, कुछ वहां पे जो ब्लड सेल्स होती है वो एक्चुअल जितने अमाउंट्स के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, या फिर वहां पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, या वहां पे कोई मेलिग्नेंसी डेवलप हो गई है। इस तरह के कई तरह के रीजन हो सकते हैं जिनके कारण से फीवर डेवलप हो रही है, वहां पे फीवर ओरिजिनेट हो रही है, बट बोन मेरो एग्जामिनेशन से पहले अपने को उसकी ओरिजिन का पता नहीं लग रहा है, तो वहां पे बोन मेरो एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब
अभी अपन ने जो 5 पर्पस देखे हैं, बोन मेरो एग्जामिनेशन के, उनके अलावा भी कुछ पर्पस होते हैं जिनके लिए भी अपने को बोन मेरो बायोप्सी और एस्पिरेशन यानी बोन मेरो एग्जामिनेशन करवाना पड़ता है। कुछ अलग कंडीशंस भी होती है, जैसे उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल से देख लेते हैं। यदि कोई पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक एनीमिया सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी वहां पे बोन मेरो एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि वहां पे एनीमिया उस पेशेंट को डेवलप हो रहा है, तो वहां सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है बोन मेरो से जो रेड ब्लड सेल्स जितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो क्या पता हो ही नहीं रही हो वहां पे, और उसके कारण से एनीमिया डेवलप हो गया हो। फिर नंबर 2 बात करते हैं ब्लड सेल्स कंडीशन। जो ब्लड सेल की जो एक्चुअल कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में पता लगाने के लिए भी अपने को अपन बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर इन विच टू फ्यू और टू मेनी ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस। जो बोन मेरो है वहां से कई तरह की ब्लड सेल्स वहां से प्रोड्यूस होती है, और वो हो सकता है कम प्रोड्यूस हो सकता है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, जिनके कारण से कई प्रकार की वहां पे डिजीज कंडीशंस डेवलप होती है, जैसे ल्यूकोपीनिया हो गया, ल्यूकोसाइटोसिस हो गया। यानी ल्यूकोपीनिया क्या होता है, यानी ब्लड सेल्स नॉर्मल अमाउंट से, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी, वो नॉर्मल अमाउंट से कम बन पा रही है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। या फिर जो ल्यूकोसाइटोसिस यानी जो डब्ल्यूबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कुछ ज्यादा हो रहा है नॉर्मल अमाउंट से, तो उस कंडीशन में बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, तो ये भी डेवलप हो सकती है। या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी वहां पे जो प्लेटलेट्स का जो लेवल है बोन मेरो से प्रोड्यूस होने का या फिर अपनी बॉडी के अंदर, तो जो प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो नॉर्मल अमाउंट से कम है, तो उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है यानी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाना, उसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस। या फिर बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। जो पेनसाइटोपिनिया में क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये जो तीनों प्रकार की जो सेल्स होती है, ये सभी सेल्स का जो प्रोडक्शन नॉर्मल अमाउंट से कम हो रहा है, यानी अपनी बॉडी के अंदर सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स होती है उनका अमाउंट डिक्रीज हो गया है, तो उसको अपन बोलते हैं पेनसाइटोपिनिया। फिर बात करते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है, जो अपने आरबीसीज होती है, और आरबीसीज का जो लेवल है वो नॉर्मल अमाउंट से बढ़ जाता है, यानी जो अपना बोन मेरो है वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर जितना आरबीसी डेवलप करना चाहिए, जितना प्रोड्यूस करना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा आरबीसी वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीसाइथेमिया। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं कैंसर्स ऑफ ब्लड और बोन मेरो। नंबर 3 क्या करते हैं, जब ब्लड या फिर बोन मेरो से रिलेटेड कोई कैंसर है, तो उसके बारे में भी पता लगाने के लिए अपन यहाँ पे बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर जैसे ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का कैंसर होता है, यानी वहां पे ल्यूकेमिया हो गया, या फिर लिम्फोमा हो गया, या फिर जैसे मल्टीपल माइलोमा होगा, जो एक बोन मेरो की ही कैंसर है। तो इन सभी प्रकार की डिजीज के बारे में पता लगाने के लिए भी या फिर डायग्नोस करने के लिए भी अपने को बोन मेरो एग्जामिनेशन करना पड़ता है। फिर अपन नंबर 4 बात करते हैं कैंसर्स दैट हैव स्प्रेड फ्रॉम अनदर एरिया सच एज ब्रिस्ट इनटू द बोन मेरो। यदि कोई कैंसर किसी डिफरेंट एरिया के अंदर है, जैसे ब्रिस्ट के अंदर है, और ब्रिस्ट से यदि वो बोन मेरो के अंदर वहां से मेटास्टेसिस हो रही है, यानी स्प्रेडिंग को अपन मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो अपन पहले पढ़ चुके, यानी एक जहां से कैंसर ओरिजिनेट हुई है उस वाले पार्ट से छूट के वो किसी अदर पार्ट में जाके वहां पे कैंसर कोज कर देती है, तो उसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो जब जैसे अपन एक एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, तो जैसे ब्रिस्ट के अंदर ब्रिस्ट कैंसर है, और वो ब्रिस्ट कैंसर वहां से मेटास्टेसिस होके बोन मेरो के अंदर चला गया और वहां पे कैंसर प्रोड्यूस कर देता है, तो उसको अपन बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो इस तरह की डिजीज कंडीशन के बारे में भी पता लगाने के लिए अपने को बोन मेरो एग्जामिनेशन करना पड़ता है। फिर अपन बात करते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। यदि हीमोक्रोमेटोसिस होता है तो उसके बारे में भी पता लगाने के लिए अपन करते हैं। फिर अपन बात करते हैं फीवर ऑफ अनोन ओरिजिन, जो पहले बता चुका हूं मैं आपको। यानी अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो हीमोक्रोमेटोसिस होता है, हीमोक्रोमेटोसिस होता क्या है, यानी आयरन का ओवरलोड, या फिर एक्सेस आयरन बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड हो गया, एक्सेस आयरन वहां पे प्रोड्यूस हो गया है, तो उस कंडीशन का पता लगाने के लिए, या फिर अपने को किसी भी प्रकार का फीवर की अनोन हिस्ट्री है तो उसके बारे में पता लगाने के लिए अपने को बोन मेरो एग्जामिनेशन करना पड़ता है। अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर अपन बात करेंगे इसके रिस्क के बारे में, कि जब बोन मेरो एस्पिरेशन और बायोप्सी टेस्ट किया जाता है तो उस टाइम वहां पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल से अपन यहाँ पे देखते हैं। बोन मेरो एग्जाम आर जनरली सेफ प्रोसीजर। यदि वैसे अपन जनरली देखा जाए, इसको ओवरऑल देखा जाए, तो बोन मेरो एग्जामिनेशन एक तरह से सेफ प्रोसीजर है,
क्योंकि ये कोई भी प्रकार की इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं होती है। फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, वो बहुत रेयर होती है, बट उनके बारे में भी अपन यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है यदि वहां पे बोन मेरो एस्पिरेशन और बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, तो उस साइट पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, particularly in people with low number of certain type of blood cells यानी प्लेटलेट्स। यदि कोई पेशेंट है वहां पे पहले से प्लेटलेट्स की काउंट है वो बहुत कम है, यानी कोई पेशेंट है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से सफर कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। यानी वो या तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को सफर कर रहा है या फिर ऐसी कोई मेडिसिन खा रहा है जिसके कारण से ब्लड सेल्स जो प्लेटलेट्स है उसके एग्रीगेशन को कम करता है, यानी ब्लड सेल्स के लेवल को कम करता है, तो उस कंडीशन में वहां पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। फिर अपन बात करते हैं इन्फेक्शन स्पेशली इन पीपुल विथ वीकनेड इम्यून सिस्टम, यानी ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, यानी जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन खा चुका है पहले, या फिर उसकी इम्यूनिटी ओवरऑल देखे तो कम है, वीक है, तो उस तरह के पेशेंट में वहां पे इन्फेक्शन डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद करते हैं लॉन्ग लास्टिंग डिस्कम्फर्ट एट बायोप्सी साइट, जहां से बायोप्सी साइट है, जहां से आपने बायोप्सी कलेक्ट की है, उस साइट पे लंबे टाइम तक वहां पे डिस्कम्फर्ट रह सकता है। फिर नंबर 4 बात करते हैं पेनेट्रेशन ऑफ ब्रिस्ट बोन यानी स्टर्नम। यदि अपन इस तरह की जगह से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जहां पे लाइफ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे ब्रिस्ट बोन से, जो ब्रिस्ट बोन होती है स्टर्नम होती है, उस स्टर्नम से वहां पे अपन सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे पेनेट्रेशन हो सकता है। किस तरीके से? ड्यूरिंग एक्सटर्नल एस्पिरेशन विच कैन कोज हार्ट और लंग प्रॉब्लम। हो सकता है अपन ने स्टर्नम से निडल को पेनेट्रेट करके वहां से एस्पिरेट कर रहे हैं सैंपल, बट वहां पे एक्सीडेंटली लंग्स और लीवर को वहां पे किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है, वहां किसी प्रकार की अदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है, तो एक तरह से ये भी एक रिस्क के अंदर आता है। फिर अपन इस स्लाइड के अंदर बात करेंगे व्हाट पेशेंट कैन एक्सपेक्ट। यहाँ पे जो पेशेंट होता है, वो पेशेंट जो प्रोसीजर करने वाला जो डॉक्टर होता है, उस डॉक्टर से वहां पे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो इसके बारे में डिटेल से देखते। बोन मेरो बायोप्सी और एस्पिरेशन कैन बी डन इन ए हॉस्पिटल, क्लिनिक और डॉक्टर्स ऑफिस। देखो, जो बोन मेरो एस्पिरेशन और जो बायोप्सी है, बोन मेरो एग्जामिनेशन है, इसको या तो हॉस्पिटल में किया जाता है, या फिर एक क्लिनिक पे किया जाता है, या किसी डॉक्टर के ऑफिस में किया जाता है, यानी एक वेल ट्रेनेड पर्सन ही इसको कर सकता है। कोई भी अनएजुकेटेड या फिर अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसको पहले से इसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस प्रोसीजर को नहीं कर सकता है। द प्रोसीजर आर यूजुअली डन बाय डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ब्लड डिसऑर्डर, हिमेटोलॉजिस्ट और कैंसर यानी ऑन्कोलॉजिस्ट। इस प्रोसीजर करने के लिए कौन कैपेबल होता है? वो सभी तरह के डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड होती है ब्लड डिसऑर्डर के अंदर, जिनको अपन हिमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, या फिर कैंसर के बारे में स्पेशलाइज होते हैं जिनको अपन ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी इस प्रोसीजर को हिमेटोलॉजिस्ट जो ब्लड सेल्स डिसऑर्डर के बारे में नॉलेज रखता है, और जो ऑन्कोलॉजिस्ट जो सभी प्रकार के कैंसर के बारे में नॉलेज रखता है, तो वो ही डॉक्टर इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं द बोन मेरो एग्जाम टिपिकली टेक अबाउट 10 मिनट्स। जो बोन मेरो एग्जामिनेशन है, इसका यदि नॉर्मल ड्यूरेशन अपन देखेंगे कितने टाइम के अंदर प्रोसीजर होना चाहिए, तो वो होता है 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट के अंदर इस प्रोसीजर को कर दिया जाता है। बट एक्स्ट्रा टाइम इज नीडेड फॉर प्रिपरेशन एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर। बट इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो इस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, यानी जो एक्चुअल टाइम है 10 मिनट का, 10 मिनट का, ये टाइम प्रोसीजर का ही है, यानी प्रोसीजर के ड्यूरेशन में, प्रोसीजर के दौरान जो टाइम लगता है वो है, इससे जो प्रिपरेशन करते हैं टेस्ट करने से पहले वो टाइम अलग है, और इसके बाद जो पोस्ट प्रोसीजर केयर दी जाती है पेशेंट को, वो भी अलग है। यदि स्पेशली अपन देखें तो इफ यू रिसीव इंट्रावेनस सीडेशन, यदि कोई पेशेंट है उसको अपन आईवी सीडेशन देके यदि कोई बोन मेरो एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में ये 10 मिनट से इसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी टोटल टाइम फॉर प्रोसीजर इज अबाउट 30 मिनट्स। यदि कोई पेशेंट है जिसको आईवी सीडेशन के साथ प्रोसीजर किया जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो कंप्लीट टाइम है वो 30 मिनट होता है। और जब नॉर्मली विदाउट इंट्रावेनस सीडेशन यदि अपन देखें तो वो होता है 10 मिनट्स। फिर अपन इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं बिफोर प्रोसीजर। यदि बोन मेरो एस्पिरेशन एंड जो बायोप्सी की जाती है, तो उस प्रोसीजर से जस्ट पहले अपने को क्या प्रिपरेशन की
या फिर किस एजुकेशन की वहां पे जरूरत होती है, तो इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट विल बी चेक्ड एंड गिवन सम फॉर्म ऑफ एनेस्थीसिया टू कीप कंफर्टेबल। जब जो पेशेंट होता है जिसका अपन प्रोसीजर कर रहे हैं, उस पेशेंट को प्रोसीजर करने से पहले उसका बीपी चेक करना चाहिए, उसकी हार्ट रेट चेक करनी चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि नॉर्मल लेवल के अंदर है या नहीं है। और इसके साथ ही साथ पेशेंट को कंफर्टेबल रखने के लिए वहां पे एनेस्थीसिया दिया जाना जरूरी होता है। उसके बाद बात करेंगे, मोस्ट पीपुल नीड ओनली लोकल एनेस्थीसिया। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी नीड होती है, वो परफेयर करते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं वो परफेयर करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया में ही इस प्रोसीजर को किया जाए। एज बोन मेरो एस्पिरेशन इन पर्टिकुलर कैन कोज ब्रीफ बट शार्प पेन। बट जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है उस कंडीशन में, जो साइट होती है बोन मेरो एस्पिरेशन की, जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है जहां से बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाना है, जहां से बायोप्सी ली जानी है, उस एरिया पे ब्रीफ कोज होता है, जैसे बहुत ही शार्प पेन वहां पे डेवलप होता है, ब्रीफ और शार्प पेन वहां पे डेवलप होता है। फिर बात करते हैं, पेशेंट विल फुली अवेक ड्यूरिंग प्रोसीजर। देखो, लोकल प्रोसीजर होता है, जो लोकल एनेस्थीसिया में जो प्रोसीजर किया जाता है, उसमें सिर्फ बेनिफिट ये रहता है कि वहां पे जो पेशेंट प्रोसीजर करवा रहा होता है, उस पेशेंट को पता होता है कि मेरा क्या प्रोसीजर हो रहा है, यानी कंप्लीटली वो जगा हुआ रहता है, कंप्लीटली होश में रहता है, कॉन्शियस कंडीशन में रहता है। बट एस्पिरेशन एंड बायोप्सी साइट विल बी नम टू रिड्यूस पेन। बट जो लोकल एनेस्थीसिया के अंदर होता क्या है, जो एस्पिरेशन साइट होती है, बायोप्सी साइट होती है, जहां से प्रोसीजर कर रहे हैं, उस साइट को नम कर दिया जाता है, जिसके कारण से वहां की जो पेन की इंटेंसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है, यानी वहां पे पेन नहीं होता है उसको। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं, एरिया वेयर डॉक्टर विल इंसर्ट द बायोप्सी नीडल इज मार्केड एंड क्लीनेड। बिफोर प्रोसीजर क्या किया जाता है, एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह अपने को प्रोसीजर करना है, बोन मेरो एग्जामिनेशन करना है, उस साइट पे जहां पे नीडल इंसर्ट करनी है, जहां पे बायोप्सी नीडल को इंसर्ट करना है, उस एरिया को मार्क करना होता है और उस एरिया को क्लीन करना होता है बिफोर प्रोसीजर। ये प्रोसीजर करने से पहले की कंडीशंस होती है, उस टाइम की प्रिपरेशन होती है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अपन जो प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे बिफोर प्रोसीजर, उसी स्लाइड को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीजें बिफोर प्रोसीजर के बारे में ही बात करेंगे। Bone marrow fluid, aspirate, and tissue sample biopsy are usually collected from the top ridge of back of hip bone, जिसको अपन posterior iliac crust बोलते हैं। Sometimes the front of the hip may be used। इससे अपने को ये समझना है कि जो बोन मेरो से जो फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, बोन मेरो से एस्पिरेट किया जाता है, वो तो किया जाता है फ्लूइड पोर्शन को एस्पिरेट तो, और जो बोन मेरो की बायोप्सी ली जाती है वो ली जाती है सॉलिड पोर्शन से। यानी जो फ्लूइड पोर्शन होते हैं वहां से बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाता है, और जो सॉलिड पोर्शन होता है वहां से बोन मेरो बायोप्सी ली जाती है। पर इनको कहां से कलेक्ट किया जाता है, जो अपना हिप बोन होता है, हिप बोन के जो बेक वाला पार्ट होता है, और बेक वाले पार्ट में भी इसका जो टॉप रिज होता है, जिसको अपन पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट बोलते हैं, वहां से इस सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। यहां से देखो समझने वाली बात है, यदि क्वेश्चन आता है कि बोन मेरो की बायोप्सी कहां से कलेक्ट की जाती है, तो मोस्टली जो साइट यूज की जाती है वो है पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट। और पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट किसको बोलते हैं, हिप बोन का बेक वाला पार्ट। और हिप बोन का बेक वाले पार्ट का भी कौन सा, टॉप रिज। बट कभी कभी समटाइम्स फ्रंट ऑफ हिप में भी यूज। बट कोई इस तरह की कंडीशंस हो जाती है, तो वहां पे जो हिप बोन है उसका फ्रंट वाला पार्ट भी कई बार यूज किया जाता है। बट जब मोस्टली अपन देखा जाए तो वो होता है पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट। इससे आगे बात करते हैं, बोन मेरो एस्पिरेशन बट नोट बायोप्सी इज ओकेजनली कलेक्टेड फ्रॉम ब्रिस्ट बोन। कई बार क्या होता है, इस साइट के अलावा जैसे ब्रिस्ट बोन से जो स्ट्रनम होती है, ब्रिस्ट बोन किसको बोलते हैं, स्ट्रनम को, तो कई बार अपन स्ट्रनम से भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, बट वहां पे सिर्फ बोन मेरो एस्पिरेशन किया जाता है, वहां से बोन मेरो बायोप्सी नहीं की जाती है। और इसको अपन ओकेजनली यूज करते हैं, इस साइट को कभी भी कॉमनली यूज नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही साथ इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 टू 18 मंथ, यदि अपन हिप बोन का जो पोस्टीरियर इलियक क्रस्ट है इसके अलावा बात करें, तो बच्चों में भी जो 12 से 18 मंथ के जो बच्चे होते हैं, 1 से 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें भी जो लोअर लेग की बोन होती है वहां से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। बट इसको भी ओकेजनली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। बट जो 1 से 1.5 साल के बच्चे होते हैं उनमें यदि मोस्टली बात करें, तो वहां पे जो लोअर लेग की जो बोन होती है वहां से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। फिर बात करते हैं,
यदि पोजीशन की कि जब पेशेंट का अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम उसकी कैसी पोजीशन होनी चाहिए। पेशेंट टू लाई ऑन योर एब्डोमेन और साइड, या तो पेशेंट को एब्डोमेन के बल यानी उसको अपन प्रोन पोजीशन में लेटा देंगे, और उसके साथ ही साथ उसकी थोड़ा बहुत साइड लाइन पोजीशन भी अपन करवा देंगे, यानी इसको साइड लाइन पोजीशन में भी लिया जा सकता है, उसको साइड भी दिला सकते हैं, या फिर लाई ऑन योर एब्डोमेन यानी उसको प्रोन पोजीशन में भी लेटा सकते हैं। एंड पेशेंट बॉडी विल बी ड्रेप्ड विथ क्लोथ्स, और जो उसकी कंप्लीट बॉडी है उसको कपड़े से कवर करके रखते हैं, सो दैट ओनली द एग्जाम साइट इज शोइंग, उसके लिए सिर्फ वो वाली साइट जहां से अपने को सैंपल कलेक्ट करना है, सिर्फ वो साइट ही वहां पे शो होनी चाहिए। इसके अलावा जो कंप्लीट बॉडी पोर्शन है वो वहां से कवर होना चाहिए। यहाँ पे यदि अपन देखा जाए तो प्राइवेसी का इश्यू ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे अपन टेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं वो एक तरह से जो जगह होती है जहाँ पे सैंपल कलेक्ट करते हैं वो साइट यानी वो जगह ऑलरेडी प्राइवेसी की टाइप की होती है। बट यहाँ पे ज्यादा डिपेंड करता है वो होता है उसका अननेसेसरी इंफेक्शन कवर अप होना, यानी जहां से सैंपल कलेक्ट किया जाता है वहां पे ड्रॉ सीट होती है जो उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं अपन, यानी एक तरह से स्टरलाइज्ड सीट से कवर करते हैं उसको, जिसके कारण से उसके जो नियर अबाउट का जो उसके कपड़ों का जो इन्फेक्शन है या उसकी बॉडी का जो इन्फेक्शन है वो उसके ऊपर ना आ पाए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे बोन मेरो एस्पिरेशन और बोन मेरो बायोप्सी जो प्रोसीजर है एक्चुअल उस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि प्रोसीजर कैसे किया जाता है। बोन मेरो एस्पिरेशन यूजुअली डन फर्स्ट। देखो यहाँ पे दो प्रोसीजर हो रहे हैं, बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बोन मेरो बायोप्सी। बट इनमें से सबसे पहले कौन सा किया जाता है, बोन मेरो एस्पिरेशन। और बोन मेरो एस्पिरेशन में होता क्या है, फ्लूइड पोर्शन को वहां से एस्पिरेट किया जाता है। डॉक्टर मेक्स ए स्मॉल इंसिजन, इस सैंपल को कलेक्ट करने के लिए वहां पे डॉक्टर एक स्मॉल इंसिजन लगाता है, देन इंसर्ट होलो निडल, और उसके बाद एक होलो निडल को वहां पे इंसर्ट करवाया जाता है थ्रो बोन इनटू बोन मेरो। किसके द्वारा, बोन के द्वारा बोन मेरो के अंदर इंसर्ट कराई जाती है होलो निडल को, यूजिंग ए सिरिंज अटैच टू निडल। जो निडल वहां पे इंसर्ट करवाई है जो बोन मेरो के अंदर, उसके अपन एक सिरिंज अटैच कर देते हैं, उसके जो बाहर वाला पार्ट है वहां से एक सिरिंज को अटैच कर दिया जाता है, और डॉक्टर विड्रॉ ए सैंपल ऑफ लिक्विड पोर्शन ऑफ बोन मेरो, और उसके बाद वहां से बोन मेरो से उसका लिक्विड पोर्शन को अपन विड्रॉ करते हैं, वहां से एस्पिरेट करते हैं। यू में फील ए ब्रीफ शार्प पेन और स्टिंजिंग, वहां पे उस कंडीशन में क्या फील होता है, बहुत ही शार्प और स्टिंगिंग यानी बहुत तेज पेन होता है। वहां पे क्यों होता है, क्योंकि अपन वहां से फ्लूइड को जो एस्पिरेट कर रहे हैं उसमें भी कुछ सेल्स है, और वो सेल्स वहां से टूट के आ रहे हैं, तो वहां से एक तरह से इंजरी होती है, तो उस इंजरी के कारण से वहां पे सारा पेन होता है। द एस्पिरेशन टेक्स ओनली ए फ्यू मिनट्स, जो एस्पिरेशन जो अपन कर रहे हैं इसको कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर दिया जाता है। सेवरल सैंपल में बी टेकन, और उसके बाद कुछ अदर सैंपल लिए जाते हैं जैसे बायोप्सी ली जाती है। द हेल्थ केयर टीम चेक्स द सैंपल टू मेक श्योर इट्स एडिक्वेट। इसके बाद अपन जो सैंपल कलेक्ट करते हैं इसके बाद जो उसकी जो हेल्थ केयर टीम होती है तो उस पेशेंट को ट्रीट कर रही होती है वो, तो वो डिसाइड करती है कि जो अपन ने सैंपल कलेक्ट किया है क्या वो एडिक्वेट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अपन ने एक बार सैंपल कलेक्ट कर लिया और उसके बाद वो सैंपल कम मिलता है अपने को, एडिक्वेट नहीं है, तो उस कंडीशन में तुरंत अपन दूसरा सैंपल ले ले, क्योंकि एक काफी बड़ा प्रोसीजर होता है, इसलिए वहां पे श्योर होना पड़ता है पहले। पहले हेल्थ केयर टीम को चेक करना होता है कि जो सैंपल लिया है वो एडिक्वेट है या नहीं, इससे जो डायग्नोज करना है क्या वो डायग्नोज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं रेयरली फ्लूइड कैंट बी विड्रॉ। यदि अपन रेयरली बात करें तो जो फ्लूइड होता है वो कई बार वहां से विड्रॉ नहीं हो पाता है, एंड नीडल इज मूव्ड फॉर अनदर अटेम्प्ट। ऐसा भी कई बार होता है कि अपन ने नीडल इंसर्ट की और नीडल इंसर्ट करने के बाद वहां से एस्पिरेट करते हैं, विड्रॉ करते हैं प्लंगर को सिरिंज के, तो वहां से अपने को सैंपल कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, यानी वहां से फ्लूइड उसमें नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में नीडल को अनदर साइड पे अपने को इंसर्ट करना होता है, यानी दूसरी साइड यूज की जाती है और उस पे वहां पे सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर नीडल को इंसर्ट कराया। फिर अपन बात करते हैं बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी टेस्ट है, इसके बारे में और आगे बात करते हैं। प्रोसीजर को ही अपन पढ़ रहे हैं अभी। डॉक्टर यूजेज ए लार्जर निडल टू विड्रॉ ए सैंपल ऑफ सॉलिड बोन मेरो टिश्यू। अपन ने प्रीवियस स्लाइड में जो अपन ने प्रोसीजर को समझा है वो बोन मेरो एस्पिरेशन से रिलेटेड था कि फ्लूइड पोर्शन को कैसे विड्रॉ किया जाता है, और इस स्लाइड में जो अपन ने पढ़ रहे हैं वो है बोन मेरो बायोप्सी के बारे में। देखो उसके अंदर जो निडल यूज हो रही थी बोन मेरो एस्पिरेशन के अंदर वो होलो निडल थी,
और जो बोन मेरो बायोप्सी है इसके अंदर एक लार्ज नीडल यूज की जाती है, और लार्ज नीडल की सहायता से अपन वहां पे जो सॉलिड बोन मेरो है, जो टिश्यूज है, उन टिश्यूज के सैंपल को वहां पे विड्रॉ किया जाता है। क्योंकि जो होलो नीडल होती है वो थोड़ी छोटी होती है, पतली होती है, जिस कारण से वहां पे उसका जो टिश्यूज का सैंपल है वो कलेक्ट करने में कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पे लार्ज नीडल यूज करते हैं जो एक टिश्यूज को अपन कलेक्ट करने में कैपेबल है। बायोप्सी नीडल स्पेशली डिजाइनेटेड टू कलेक्ट ए कोर, और जिसको अपन सिलेंड्रिकल सैंपल बोलते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए कहाँ से, बोन मेरो से। जो बोन मेरो बायोप्सी है उसको कलेक्ट करने के लिए जो नीडल यूज होती है वो एक स्पेशली डिजाइनेटेड होती है, जिसको अपन कोर नीडल भी बोलते हैं वैसे। तो जो कोर टाइप की होती है, यानी उसकी जो नोक होती है, जो उसकी अलग तरह से डिजाइन की हुई होती है, जिससे वहां पे सिलेंड्रिकल सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल सैंपल्स क्या होता है, एक टिश्यू का कंप्लीट पार्ट, जैसे टिश्यू की एक शेप होती है उस तरीके से एक टिश्यू का कंप्लीट पार्ट को, यानी वहां से इंजर्ड नहीं करना है उसको, इस तरह की जो शेप होती है कि एक कंप्लीट टिश्यू के पार्ट को एक साथ रिमूव किया जा सकता है, कहां से, बोन मेरो से। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जो बोन मेरो एस्पिरेशन और बायोप्सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इनके डिफरेंस को अलग से देखते हैं कि बोन मेरो एस्पिरेशन और बायोप्सी में एक्चुअल डिफरेंस है वो क्या है। तो जो बोन मेरो एस्पिरेशन होता है इसके अंदर तो स्मॉल अमाउंट के अंदर बोन मेरो से फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, और वहां से सेल्स कलेक्ट की जाती है, किसके द्वारा, नीडल उसके अंदर इंसर्ट करके, कहां पे, बोन मेरो में। यानी सीधा सा अपन ऐसे समझ सकते हैं कि बोन मेरो एस्पिरेशन के अंदर एक नीडल को बोन मेरो में इंसर्ट कराया जाता है, और वहां से उसके एक सिरिंज अटैच करके पलंगर की सहायता से फ्लूइड पोर्शन को विड्रॉ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट बोन मेरो बायोप्सी के बारे में। तो जो बोन मेरो बायोप्सी है इससे अपने बोन से क्या कलेक्ट किया जाता है, वहां से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंडर में इस प्रोसीजर को किया जाता है और टिश्यू का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। देखो इसमें मेन मेन अपन डिफरेंस की बात करें तो बोन मेरो एस्पिरेशन के अंदर तो सेल्स का सैंपल कलेक्ट करते हैं, और जो फ्लूइड पोर्शन को अपन कलेक्ट करते हैं, और जो बोन मेरो बायोप्सी है इसके अंदर टिश्यूज का सैंपल कलेक्ट करते हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको अपन कलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ जो बोन मेरो एस्पिरेशन होता है इसके अंदर माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है, बट जो बोन मेरो बायोप्सी है वो अंडर माइक्रोस्कोप किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं एस्पिरेशन, जो टेकिंग फ्लूइड इज यूजुअली डन फर्स्ट एंड देन द बायोप्सी। अब जो एस्पिरेशन और बायोप्सी है इनमें जो बोन मेरो एस्पिरेशन होता है वो प्रोसीजर पहले किया जाता है और उसके बाद बायोप्सी किया जाता है। इस तरह से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुए है कि बोन मेरो एस्पिरेशन पहले किया जाता है या फिर बायोप्सी पहले की जाती है। तो जो बोन मेरो एस्पिरेशन है वो फर्स्ट किया जाता है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि बोन मेरो बायोप्सी निडल और एस्पिरेशन जो निडल होती है उन निडल्स को समझेंगे, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जिस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो सभी क्वेश्चंस थोड़े इमेज बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कुछ इमेज देके वहां पे पूछा जाता है उसके बारे में। तो जो बायोप्सी निडल होती है उसके बारे में और जो एस्पिरेशन निडल होती है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो निडल दिखाई दे रही है यहाँ पे इस इमेज के अंदर, ये क्या है, ये बायोप्सी निडल है। बायोप्सी निडल क्यों है, क्योंकि चूंकि जो निडल है उस निडल की जो मोटाई है वो थोड़ी ज्यादा है, यानी एक तरह से एक लार्ज निडल है, इसको अपन लार्ज निडल बोल सकते हैं। तो ये लार्ज निडल है। फिर अपन सेकंड जो इमेज दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर आप देख रहे हो कि जो उसकी निडल है वो एक तरह से होलो निडल है, और ये इसका यूज की बात करें तो ये एस्पिरेशन के लिए यूज होती है, तो ये एस्पिरेशन निडल है। तो इसकी डिजाइन भी थोड़ी डिफरेंट है, तो इस डिजाइन को अपन ने यहाँ पे देख के माइंड में सेटअप करना है कि यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बायोप्सी निडल है या फिर एस्पिरेशन निडल है तो अपन वहां पे बता पाए। इसके अंदर एक थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ कि जो होलो निडल है जो एस्पिरेशन के लिए यूज होती है, ये इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, और इसके साथ ही साथ इसके अंदर एक असेसरी इंस्ट्रूमेंट और यूज हो रहा है। क्योंकि देखो जो सेकंड वाली इमेज है इसके अंदर भी दो इमेज है, इसके बाद एक छोटा सा आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो इस निडल के साथ अटैच होता है, जो इस निडल में आपको अटैच हुआ हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस वाली निडल में, जो लार्ज निडल है जो बायोप्सी के लिए यूज होती है, इस निडल में नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा माइंड में सेटअप करना है इनके डिफरेंस को। जो फर्स्ट वाला इमेज है वो बायोप्सी निडल का है और सेकंड वाला है वो एस्पिरेशन निडल का है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपन ने बोन मेरो एग्जामिनेशन किया है
इस बोन मेरो एग्जामिनेशन के बाद अपने को क्या करने की जरूरत होती है? प्रेशर विल बी अप्लाइड टू एरिया वेयर नीडल वाज इंसर्टेड। वो वाला एरिया जहां से अपन ने नीडल इंसर्ट किए उस एरिया को कंप्रेस करना है, यानी वहां पे प्रेशर लगा के रखना है, प्रेशर अप्लाइड करना है, जिससे ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। बिकॉज अपन ने प्रोसीजर किया है तो वहां पे एक लार्ज नीडल इंसर्ट की जाती है और वहां पे एक तरह से होल हो जाता है, एक तरह से इंजरी हो जाती है, एक वुंड बन जाता है, जिसके कारण से वहां पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और उसके साथ ही साथ जो एरिया है जहां से अपन ने कलेक्ट किया है सैंपल, वो बहुत ही सेंसिटिव साइट होती है, इसीलिए वहां पे प्रेशर से अपने को उस साइट को कंप्रेस करके रखना होता है, यानी प्रेशर अप्लाइड करना होता है, जिससे वहां पे जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। देन ए बैंडेज विल बी प्लेस्ड ऑन द साइट। और उसके बाद अपन वहां पे जो एरिया है जहां से सैंपल कलेक्ट किया उसको बैंडेज रेप्ट कर देते हैं उसके ऊपर, उस साइट के ऊपर, जिससे ब्लीडिंग ना हो, यानी एक तरह से कंप्रेस रहे वो साइट। इफ यू हैड लोकल एनेस्थीसिया, यदि जो पेशेंट है उस पेशेंट को अपन समझाएंगे कि यदि आपको एनेस्थीसिया हुआ है, लोकल एनेस्थीसिया हुआ है, यू विल बी आस्क टू लाई ऑन योर बैक। तो उस कंडीशन में आपको बैक साइड में लेटना है, यानी जो प्रोसीजर किया था तब प्रोन पोजीशन में थे, बट आपको सुपाइन पोजीशन में लेटना है, जिसके कारण से वो जो साइट है उस साइट पे, यानी बैक से जो सरफेस है उस सरफेस से वहां पे कंप्रेशन रहे फॉर 10 to 15 मिनट एंड अप्लाई प्रेशर टू बायोप्सी साइट। यानी 10 to 15 मिनट के लिए सुपाइन पोजीशन में लेटना है, बैक साइड से लेटना है, जिसके कारण से उसके ऊपर प्रेशर रहे, कहां पे? बायोप्सी साइट पे। यू कैन देन लीव एंड गो अबाउट योर डे। उसके बाद आप कुछ भी अपने जो रूटीन प्रोसीजर होते हैं उन प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिटर्निंग टू नॉर्मल एक्टिविटी एज सून एज यू फील अप टू इट। जब पेशेंट है उसको समझाया जाता है कि यदि आप सेफ फील करने लग जाओ, आप अच्छा फील करने लग जाओ, उस कंडीशन में आप नॉर्मल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो उसके बाद। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं इफ यू हैव आईवी सीडेशन। जो अपन ने इससे पहले बात किया ये तो क्या था? लोकल एनेस्थीसिया का। अब बात करते हैं यदि आईवी सीडेशन यदि दिया गया है या फिर जनरल एनेस्थीसिया वहां पे दिया गया है, यू विल बी टेकन टू रिकवरी एरिया। तो उसके बाद आपको प्रोसीजर करने के बाद पेशेंट को रिकवरी एरिया के अंदर भेजा जाता है। प्लान टू हैव सम ड्राइव यू होम। और उसके बाद में प्लान किया जाता है कि आपको कोई घर पे गाइडेंस के अकॉर्डिंग लेके जाए एंड टेक इट इजी फॉर 24 आवर्स। और 24 आवर्स तक पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखा जाए। फिर अपन बात करेंगे यू में फील सम टेंडरनेस फॉर ए वीक और मोर आफ्टर बोन मेरो एग्जामिनेशन। यदि जिस पेशेंट का बोन मेरो एग्जामिनेशन किया गया है उस साइट पे एक वीक के अंदर अंदर किसी प्रकार की टेंडरनेस वहां पे फील होती है, तो आस्क योर डॉक्टर अबाउट टेकिंग ए पेन रिलीवर। तो उस कंडीशन में डॉक्टर से आप पेन रिलीविंग के लिए बात कर सकते हैं कि वहां पे क्या लिया जा सकता है। तो वहां पे डॉक्टर प्रिपेयर करता है कि आप एसिटामिनोफेन वहां पे ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अपन बात करेंगे साइट केयर के बारे में, यानी जिस जगह से अपन ने सैंपल कलेक्ट किया है वहां से बोन मेरो एग्जामिनेशन के लिए सैंपल कलेक्ट किया है जो एस्पिरेशन और बायोप्सी होता है, तो उस साइट की केयर के बारे में बात करेंगे। वियर द बैंडेज एंड कीप इट ड्राई फॉर 24 आवर्स। अपन ने देखा था कि जिस साइट से अपन ने बोन मेरो एग्जामिनेशन किया उस साइट को अपन कंप्रेस करके रखते हैं 10 to 15 मिनट के लिए, उसके बाद वहां पे बैंडेज अप्लाई कर दी जाती है। तो जो अपन ने बैंडेज अप्लाई की थी वहां पे उस बैंडेज को वियर करके रखना है, यानी उसको पहन के रखना है, और इसके बाद ही उसको 24 आवर्स तक ड्राई भी रखना है, यानी वहां पे किसी भी प्रकार का लिक्विड फ्लूइड वाटर वहां पे नहीं लगना चाहिए, यानी उसको कंप्लीटली ड्राई रखना है। डोंट शोवर बाथ, स्विम और यूज ए हॉट बाथ। और 24 आवर्स तक उसको हॉट बाथ नहीं लेना है, स्विमिंग नहीं करनी है, बात नहीं लेनी है, या फिर किसी शोवर के नीचे उसको बात नहीं करना है। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद यदि 24 आवर्स तक, आफ्टर 24 आवर्स यू कैन गेट द एस्पिरेशन एंड बायोप्सी एरिया वेट। यानी 24 आवर्स तक उस एरिया को वेट नहीं करना है, और 24 आवर्स के बाद क्या वहां पे उस एरिया को वेट किया जा सकता है, यानी उसके बाद गिला कर सकते हैं उस एरिया को। कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर इफ यू हैव। यदि पेशेंट को समझाया जाता है कि आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह के प्रॉब्लम्स? जैसे ब्लीडिंग डेट सोक्स थ्रो बैंडेज और डज नॉट स्टॉप विथ डायरेक्ट प्रेशर। यदि वहां पे जो ब्लीडिंग है वो जो बैंडेज है वो बैंडेज के ऊपर काफी सारा ब्लड आ गया है और वो उसको सोक करके फुल हो गई है, इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है,
और कंप्रेशन से भी वहां पे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, डायरेक्ट प्रेशर से भी, तो उस कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसको समझाया जाता है कि आपको यदि परसिस्टेंट फीवर, यानी उसको आप लंबे टाइम तक यदि फीवर आ रहा है, हो सकता है एक बार फीवर आया तो वो किसी पेन के कारण से आ सकता है या उसका अदर रीजन हो सकता है, बट यदि परसिस्टेंट फीवर है, उसको कंटिन्यूसली फीवर रह रहा है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करने की जरूरत होती है। वर्सेनिंग पेन और डिस्कम्फर्ट, यदि बहुत ज्यादा, यानी वर्सेनिंग क्या होता है, घातक, यानी बहुत ज्यादा वहां पे पेन डेवलप हो रहा है और वहां पे डिस्कम्फर्ट उसको लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत होती है। यदि उस प्रोसीजर की जो साइट है वहां पे स्वेलिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत है। इंक्रीजिंग रेडनेस और ड्रेनेज इज प्रोसीजर एरिया, प्रोसीजर साइट, उस साइट के ऊपर रेडनेस डेवलप हो गई या फिर वहां से कुछ ड्रेनेज हो रहा है, कुछ फ्लूइड लीकेज हो रहा है, तो वहां पे डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत है। हेल्प मिनिमाइज ब्लीडिंग एंड डिस्कम्फर्ट, अवॉइड रिगरियस एक्टिविटी और एक्सरसाइज फॉर डे और टू, एक दो दिन के लिए वहां पे जो ब्लीडिंग और डिस्कम्फर्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन जो रिगरियस एक्टिविटीज है उसको अवॉइड कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज होती है उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं। यानी जो पेन होना है उस साइड पे और जो ब्लीडिंग होनी है, जो डिस्कम्फर्ट होना है, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की रिगरियस एक्टिविटी नहीं करनी है, किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी है। और कितने दिन के लिए नहीं करनी है, सिर्फ एक या दो दिनों के लिए, उसके बाद अपन नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अपन बात करते हैं रिजल्ट्स ऑफ बोन मेरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी के बारे में, कि जो अपन ने बोन मेरो एग्जामिनेशन किया है इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे। बोन मेरो सैंपल आर सेंट टू लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस एंड डॉक्टर जनरली गिव्स यू रिजल्ट विद इन फ्यू डेज, बट इट मे टेक लॉन्गर। जब बोन मेरो सैंपल अपन ने कलेक्ट किया है उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है, एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, और जो डॉक्टर होता है जो उसका एनालिसिस करता है वो आपको कुछ ही दिनों में रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है, बट कई बार उसके अंदर टाइम लंबा भी लग सकता है, क्योंकि उसका जो एग्जामिनेशन और एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है वो कई बार लंबा होता है, यानी बहुत लंबे टाइम तक उसको ऑब्जर्व करना होता है, इसलिए वहां पे टाइम है वो थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। एट द लैब, यदि अपन लैब के अंदर बात करें तो जो हिमेटोलॉजिस्ट होता है, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो बायोप्सी को एनालाइज करने के अंदर, जो पैथोलॉजिस्ट होता है, यानी इसको ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, जो पैथोलॉजिस्ट होता है, हिमेटोलॉजिस्ट होता है, यानी ऑन्कोलॉजिस्ट और हिमेटोलॉजिस्ट तो इस प्रोसीजर को कर सकते हैं, और जो इसका एनालिसिस है वो पैथोलॉजिस्ट करता है मेनली, यानी जो बायोप्सी को एनालाइज करता है उसको अपन पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो इवाल्युएट करता है सैंपल को, यानी उसको डिटरमाइन करता है इफ योर बोन मेरो इज मेकिंग एनोग हेल्थी ब्लड सेल्स, यदि वहां पे आपका जो बोन मेरो की जो ब्लड सेल्स होती है वो हेल्दी है यानी, इसके बारे में पता लगाता है। एंड लुक फॉर अबनॉर्मल सेल, और उसके अंदर अबनॉर्मल सेल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, और उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी जो आपका जो डॉक्टर है जो आपको ट्रीट कर रहा है उस डॉक्टर को उसके बारे में हेल्प देता है उस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए। यानी जो पैथोलॉजिस्ट है, जो बोन मेरो एग्जामिनेशन है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके जो ट्रीट कर रहा है आपको जो डॉक्टर, उस डॉक्टर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसके अंदर जो सेल्स है वो हेल्दी है या फिर अबनॉर्मल सेल्स है। और उसके बाद जो आपको ट्रीट कर रहा हुआ डॉक्टर है, जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है जो डॉक्टर, वो उसकी हेल्प से अपने को डायग्नोज करता है, यानी पेशेंट को डायग्नोज करता है कि इसको किस प्रकार की कैंसर डेवलप हो रही है, किसी प्रकार की मेलिग्नेंसी है या फिर उसको कोई रिस्क नहीं है, इन सभी कंडीशंस के बारे में वो बताता है। कन्फर्म और रूल आउट ए डायग्नोसिस, इससे किस किस तरह की हेल्प मिलती है, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन से जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म किया जाता है और रूल आउट किया जाता है। रूल आउट करने का मीन्स ये होता है कि एक तो इस तरह से बोल दिया जाता है कि इसके अंदर ये वाली कैंसर है, एक रूल आउट करने का मीन्स होता है कि ये डिजीज कंफर्म हो गई है, इसको रूल आउट कर दिया, इसके बाद अपन जो नेक्स्ट उसकी जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिटरमाइन हाउ एडवांस ए डिजीज इज, जो डिजीज वहां पे है उस डिजीज के ये भी डिटरमाइन किया जाता है कि ये कितनी एडवांस हो चुकी है, यानी इसकी प्रोग्रेस कहां तक हो चुकी है। एडवांस का मीन्स होता है कि ठीक होने की कंडीशन से भी बहुत ज्यादा बेहतर उसकी जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा हो रही है। इवालुएट वेदर ट्रीटमेंट इज वर्किंग, और ट्रीटमेंट को इवाल्युएशन किया जाता है कि जो अपन ने ट्रीटमेंट उसको दिया है वो किस तरह से वर्क कर रहा है वहां पे, या वहां पे उससे पेशेंट की जो डिजीज है वो ट्रीट हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो इसके बारे में भी इवाल्युएशन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एग्जाम रिजल्ट्स, जो आपका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, यू मे नीड फॉलो अप टेस्ट,
यदि इस चीज पे भी आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि आपको फॉलो अप की नीड है या नहीं है। वो जो रिजल्ट होता है वो बताता है कि आपको कितनी बार फॉलो अप करवाना है, यानी बार बार कितनी बार आपके डॉक्टर को आपको दिखाने की जरूरत है, आपकी डिजीज की प्रोग्रेस क्या है, वो सब चीजें भी इसी पे। ओके फ्रेंड्स, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिसके कारण से हमारे आगे आने वाली जो भी वीडियो जो कि उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको। यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो हमारा एक फेसबुक पे पेज है, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, आप वहां पे लाइक कीजिए उसको। और हमारा एक इंस्टाग्राम पे भी पेज है, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम है, इन पे हमारी चैनल से रिलेटेड, जो हमारी क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहां पे मिल जाती है। और इसके साथ ही साथ वहां पे हमारे जो डेली बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो डिस्कशन के लिए वहां पे अपन अपलोड करते रहते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 9413722120 पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इन व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर हमारे ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हमारी जो क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उनका नोटिफिकेशन आपको क्लास से जस्ट पहले ही मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारे जो वीडियो की जो कई वीडियो जैसे होते हैं जिनके अपन पीडीएफ्स बनाते हैं, तो वो पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और हमारे पास और भी स्टडी मटेरियल होगा, वो भी हम टाइम टू टाइम सभी कैंडिडेट को भेजते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।